मेरे खून में बागीपन नहीं है। समाजवादी पार्टी की संरचना बदल जाएगी तो मैं जरूर जाऊंगा। यादव के यहाँ समाजवाद नहीं है, वहाँ पूंजीवाद है। मुझे तो जबरदस्ती मेरी नौकरी छुड़वा दी और जबरदस्ती राजनीति में ले आए, इसलिए ये पार्टी अपना उल्लू सीधा करती हैं। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ की टीम इस वक्त जसराना विधानसभा में मौजूद है। जसराना विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी शिव प्रताप यादव हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे यहाँ की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं। आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ। जनता से क्या कुछ मुद्दे हैं इसको लेकर के बात, और उसी के साथ किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुँच रहे हैं, क्योंकि इस बार इस सीट पर बहुत गहमा गहमी हो गई है। समाजवादी पार्टी को एक तरीके से कहें तो समाजवादी पार्टी को हराने की जुगत में लगे हुए हैं। क्या नाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आपका टिकट कटा, सबसे पहले यही सवाल से शुरुआत करेंगे क्योंकि इसी वजह से आप चर्चित में हैं। आपका टिकट कटा, टिकट कटने के बाद अब आपने निर्दलीय पर्चा भर दिया, तो इस बार भाजपा को हराने की कोशिश होगी या सपा को? दोनों को। सपा से क्यों नाता टूटा आपका? अभी तक आप इतने करीबी रहे, आपको पिछली बार टिकट दिया, सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद एकदम खिलाफत। टिकट दिया ही क्यों था अगर काटनी थी? हम तो सर्विस करते थे, हमने कोई टिकट 2017 में नहीं मांगी थी। हम केवल 17 दिन का टाइम मिला, हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े। हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने इतना समर्थन दिया कि 83,700 वोट उस समय मिला जब बीजेपी के हक में लहर थी। और इतना अच्छा चुनाव लड़ने के बाद फिर पूरी 5 साल तक हम क्षेत्र में सक्रिय रहे। पार्टी के हर कार्यक्रम को हमने ज़मीन पर उतारने का, बहुत अच्छा प्रभावी ढंग से करने का काम किया। दुख सुख में हम शामिल रहे। पूरे 5 साल तक हमने मेहनत की। फिर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे वो नेतृत्व लखनऊ का हो या दिल्ली का, मुझे आश्वासन दिया, और आश्वासन देने के बाद एंड टाइम पर मुझे टिकट काट दी गई। ये तो अच्छी बात नहीं है। दगा देना, धोखा देना, ये गलत बात है। और जब अन्याय जब होता है तो अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी बहुत बड़ी गलती होती है। हमारा समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत पर चलती है, और लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। अच्छी खासी नौकरी थी आपकी, नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, तब ये चीज़ें सोची थी आपने एकदम से? पूरा इसका बैकअप तो कुछ लेके चले होंगे। मुझे जब वहाँ पर लखनऊ बुलाया गया, मैं डाइट पर था, तब मेरे को फ़ोन मिला। अचानक एकदम बुलाया गया लखनऊ, तो मैं यही सोचता कि क्यों बुलाया गया है। और जब वहाँ जाके मेरे सामने ये प्रश्न रख दिया गया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं असमंजस में था कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ना, और चुनाव ऐसी परिस्थिति में लड़ना कि मैं राजनीति के लिए एक तरह से नया हूँ। मेरे पिता राजनीति करते थे, उनकी राजनीति ख़त्म हुए 27-28 साल हो गए थे। तो मेरा जुड़ाव कार्यकर्ताओं से नहीं था, नौजवानों से नहीं था, मेरा जुड़ाव बुजुर्गों से नहीं था। तो मैं असमंजस में था, स्पष्ट कोई जवाब नहीं दे पाया। तो आदरणीय ने मुझसे कहा कि जाओ, 2 दिन का टाइम है, आप 17 तारीख को आना, सोच समझ के आना। मैं सोच के गया, लेकिन मुझसे नहीं पूछा गया कि क्या सोच के आए हो। मुझे बी फॉर्म दे दिया गया, मैं चुनाव लड़ा। आदरणीय की बात करें तो किसने ये बात कही थी? साहब ने करी, प्रोफेसर साहब ने। अच्छा, अखिलेश यादव मौजूद थे उस वक्त? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। दोबारा आपने अखिलेश यादव से मुलाकात करने की कोशिश की थी तो बी फॉर्म मिल चुका था तब तक। अच्छा। और जब बी फॉर्म मिल गया था तो फिर क्या कहना था, फिर तो जजमेंट हो ही चुका था। उन्होंने तो जब आपने निर्दलीय पर्चा भर दिया, इसके बाद से आपकी कोई वार्तालाप नहीं? मेरी कोई वार्तालाप नहीं। अच्छा, क्षेत्र में क्या कुछ, जब आपके पिता चूंकि विधायक रहे हैं, आप उसके बाद नौकरी में चले गए, अब राजनीति में कूद गए हैं, अच्छी तरह से आपने वो काम भी किया, तब चुनाव लड़ा, इस बार फिर निर्दलीय कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं आपकी इस क्रियाकलाप से भाजपा पूरा फ़ायदा उठा ले रही है? नहीं, भाजपा तो फ़ायदा नहीं उठा रही है, भाजपा तो बहुत पीछे है। और रही बात, मेरा चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं किस परिस्थिति में अभी चुनाव लड़ा, मेरे खून में बागीपन नहीं है। अगर बगावत करना मेरे खून में होती तो मेरे पिता की 1993 में जब टिकट कटी थी, तो वो भी बगावत अगर करते तो उस समय जिसे टिकट मिली थी वो चुनाव नहीं जीत पाते। तो उन्होंने आदरणीय नेताजी के आदेश पर घर बैठना मुनासिब समझा। वही स्थिति मेरी होती, लेकिन स्थिति आप फिरोजाबाद की आप देखिए, कोई भी सीट पर जजमेंट अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन अच्छा रहता कौन खराब रहता, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन किसी को धोखा देना, किसी को आश्वासन देना, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना, किसी के साथ अन्याय करना,
ये इनकी वो बन गई है। तो उसके साथ जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा तो कोई गरीब का बच्चा अगर राजनीति करने के लिए सपने देखेगा तो ये लोग धन के अभाव में उसके सपने चकनाचूर कर देंगे। तन से सपा छोड़िए, आपने मन से छोड़ पाए हैं? हाँ, मन से भी छोड़ पाए। ऐसे धोखेबाजों के साथ रहने से क्या मतलब? तो मतलब भविष्य में अगर फिर मौका दिया जाए सपा में जाने का तो जाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी की संरचना बदल जाएगी तो मैं जरूर जाऊंगा। हाल फिलहाल में नहीं जाएंगे? नहीं, फिलहाल नहीं जाएंगे जब तक अक्षय यादव का वर्चस्व है कि वहाँ पर समाजवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। अक्षय यादव के यहाँ समाजवाद नहीं है, वहाँ पूंजीवाद है, वहाँ धन वाले लोग ही। मतलब आपको वो राम गोपाल वाला कुनवा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा? नहीं, मैं प्रोफेसर साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये सही है कि अक्षय यादव जरूर लक्ष्मी पुत्र हैं और लक्ष्मी की तरफ मुखातिब हैं। तो आप जैसों का ध्यान नहीं देते हैं? हम जैसों का किसी का भी फ़ोन नहीं उठाते। अगर यहाँ पर कोई खड़ा हो, किसी का फ़ोन उठा लिया हो, गरीबों का कुछ नहीं है, तो आप बताओ। भविष्य में एक मौका और दिया जाए तो किस पार्टी में जाना चाहेंगे? कौन सी पार्टी? राजनीति में मैं फिट नहीं बैठता हूँ। मुझे तो ज़बरदस्ती मेरी नौकरी छुड़वा दी और ज़बरदस्ती राजनीति में ले आए। आजकल झूठ और फरेब की राजनीति है। ये गांव के लोग सीधे सच्चे लोग हैं, ये बहुत मन के साफ लोग हैं, इसलिए ये पार्टी अपना उल्लू सीधा करती हैं। मन आता है तो टिकट दे, जिसे चाहती हैं टिकट दे देती हैं, फिर साइकिल निशान का के रूप में इन लोगों को बेचने का काम करती हैं। अच्छा, अभी जब आपने पर्चा भरा तो पर्चा भरने की खुशी ज़्यादा हुई या नौकरी छोड़ने का गम ज़्यादा हुआ उस वक्त? पर्चा न तो मुझे पर्चा भरने की खुशी हुई, न नौकरी छोड़ने की गम हुआ, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि इन हठधर्मी लोगों को, अन्यायी लोगों को, अधर्मी लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जनता के मुद्दे क्या क्या, इनके क्या करेंगे अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं आप और सारा कुछ होता है तो क्या इनके लिए मुद्दे होंगे आपके? नंबर एक तो ये है कि मेरे पिता ने एक रास्ता मुझे दिखाया था कि जिन लोगों के ताकत से आप किसी अहम मुकाम पर पहुंचो, उनके साथ ईमानदारी से पेश आना, सम्मान के साथ पेश आना और ईमानदारी से इनकी सेवा करना। पहला मेरा उद्देश्य ईमानदारी के साथ अपने बुजुर्गों की, नौजवान साथियों का सहयोग करना, उनकी सेवा करना है। दूसरी बात यह है, जहाँ मेरे बुजुर्ग, जहाँ मेरे नौजवान साथी ये महसूस करते होंगे कि इस चीज़ की कमी है मेरे गांव में, मेरे कस्बे में या कहीं भी, उन पर शत प्रतिशत रूप से खरा उतरने का, उनकी भावनाओं के साथ न्याय करने का काम करें। एक आखिरी सवाल और उसके बाद फिर हम ख़त्म करेंगे। मान लीजिए आप निर्दलीय पर्चा भरा है, आप विधायक बनते, क्योंकि भविष्य की अभी हम सिर्फ रूपरेखा ही तैयार कर सकते हैं, भविष्य नहीं देख सकते। मान लीजिए आपने पर्चा भरा, आप यहाँ से जीते, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बने, कुछ भी हो सकता है, इसमें से अन्य भी पार्टियाँ आ सकती हैं, लेकिन जो कड़ी टक्कर है वो दोनों में ही है। आप यहाँ से विधायक बन गए, अब अगर विधायक बनकर सदन तक पहुँचे, उसके बाद तमाम चीज़ें, ये तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि निधि नहीं आ रही या विकास के लिए पैसा नहीं मिल रहा या तमाम तरह की और चीज़ें आ जाएं, क्योंकि अब तो आपकी दोनों से ही नहीं पटेगी, भाजपा से भी नहीं और सपा से भी नहीं। तो उस परिस्थिति को कैसे टैकल करेंगे? देखिए, किसी पार्टी विशेष से जुड़ना कहीं ना कहीं अपने हित साधना भी होता है, लेकिन मेरी प्राथमिकता होगी जो लोग मुझे उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे, वो जैसा आदेश देंगे मैं वैसा करूँगा। वो जहां कहेंगे वहां चला जाऊंगा। मैं एक मिनट भी ये नहीं सोचूंगा, अगर ये लोग ये कहेंगे कि इस पार्टी में चले जाओ, उसी में चला जाऊंगा, लेकिन मैं इनसे पूछूंगा और ये वायदा करता हूं कि बिना इनकी मर्जी के मैं कोई कदम बढ़ाने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। जाहिर तौर पर 10 मार्च को यह तय हो जाएगा कि इस सीट से कौन प्रतिनिधि चुनकर के सदन तक पहुंचेगा और इस विधानसभा की दिशा और दशा तय करेगा। कैमरामैन अमित कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, सनराइज न्यूज़।